अक्षत, मैंने एक शेयर देखा था जिसका हाँ। मतलब 2-3 साल से वो नेगेटिव में था, बट स्टिल हाँ। उसका पी दे रखा था। एक बार नाम एक बता सेकंड में नाम सकते? बताता हूँ। चाचू, हाँ। क्या? एक सेकंड बताता हूँ। हाँ हाँ। एक मिनट तो कंटिन्यू कर, मैं बताता हूँ ना। और अक्षत, एक और डाउट था। हाँ। यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी, डिविडेंड यील्ड और फेस वैल्यू, तो क्या आप समझा सकते हैं? फेस वैल्यू कंपनी की अकॉर्डिंग टू बुक्स, लाइक जब कंपनी, मुझे जितना पता है फेस वैल्यू का, कंपनी की बुक्स में वैल्यू क्या है कंपनी की जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, या ऐसा कुछ होता है? अगर किसको इससे ज्यादा ऐसे एक्सप्लेनेशन आता है तो वो प्लीज बता सकता है फेस वैल्यू का। बेसिकली भाई मेरे अकॉर्डिंग फेस वैल्यू ये होता है, जैसे मैक्सिमम फेस वैल्यू आज तक जो मैंने देखा वो 10 होता है, 5 होता है, 2 होता है। तो हाँ। बेसिकली फेस वैल्यू ये होता है कि अगर 10 है किसी कंपनी का, तो वो 10 पार्ट में डिवाइड और हो सकता है। जैसे 10 है और 1000 शेयर है, तो अगर उसका फेस वैल्यू 1 हो जाए तो उसके मतलब डिवाइड बाय 1 और उतने शेयर्स और भी एक्सप्लिट हो सकते हैं, मतलब स्प्लिट कर सकता है वो। फेस वैल्यू बेसिकली बुक वैल्यू और फेस वैल्यू को देख के ही शेयर लेना चाहिए। कि अगर फेस वैल्यू फॉर सपोज आज की डेट में रिलायंस का फेस वैल्यू 10 है और वो 2200 के अराउंड या 2100 के अराउंड का शेयर है, तो अगर उसका फेस वैल्यू 1 हो जाता है तो वो 200 ही रुपए का शेयर होगा, 210 का शेयर होगा एक फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू बेसिकली ये डिटरमाइन करती है कि कंपनी अगर स्प्लिट करती है बाय चांस तो इसका शेयर कितने प्राइस का हो। लाइक हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो यही यूज लेते हैं फेस वैल्यू का, और मतलब इसका ये। पहले के ज़माने में ज़्यादा एप्लीकेशन ये होता था कि पहले फेस वैल्यू के आसपास ही इशू होते थे जो शेयर या होते थे। शेयर्स जब हम लोग शेयर्स फेस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। नोट लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट नोट वाले जो शेयर होते थे ना, जिसमें नोट्स आते थे और मतलब घर पे कागज आते थे, उसमें आसपास ही जैसे 10 रुपए अगर है तो 13 रुपए पे शेयर हो गया, ऐसा हो गया। जितना मेरे को मतलब मालूम है, मेरे हिसाब से ऐसा होता है फेस वैल्यू। या जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे ना पहले, वो फेस वैल्यू के आसपास ही होते थे। ये राघव ने एकदम सही बोला। एंड हमारा वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतना होता नहीं फेस वैल्यू का। बेसिक यही होता है कि अगर किसी का दो कंपनी का दो फेस वैल्यू है तो वो कंपनी कभी भी स्प्लिट, यानी कि वो कंपनी स्प्लिट हो सकती है। स्प्लिट मतलब कि वो कंपनी, जैसे अगर उसका अभी 400 है और वो 1:1 का वो स्प्लिट निकाल देती है, तो उसमें ये होगा कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो वो 4 हो जाएंगे, बट अगर उस कंपनी की प्राइस 400 है तो वो प्राइस 200 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आरती इंडस्ट्रीज भी स्प्लिट हुआ है। तो हाँ, पहले वो 50% शायद लिक्विड का 1700 का चलता भी था, अभी वो 800 के करीब का है। ये आरती इंडस्ट्रीज ये 850 रहा। का हो गया वो। हाँ 850 लो, आरती इंडस्ट्रीज ही खुला है। तो पहले इसका फेस वैल्यू 10 था, अब इसका फेस वैल्यू 5 हो गया है। अगर देन पहले का चार्ट देखोगे तो उसमें 1700 रुपए का शेयर था ये। अब हम लोग कहाँ और से इसमें देखें कि स्प्लिट कौन सा करने से क्या शेयर फायदा कब होता है कंपनी को? क्या? इसमें अगर ये स्प्लिट हो जाए शेयर तो इससे फायदा क्या होता है? मतलब वैसे भी शेयर की वैल्यू भी आधी हो गई और वो स्प्लिट की जो वैल्यू है वो भी आधी हो गई। 10 से बेसिकली 5। भाई फायदा ये होता है कि जब शेयर आपका इन्वेस्टर ज्यादा 1700 का जीते। है, 1700 का है, अब शेयर 800 का हो गया, 870 का हो गया, तो जो कम पैसे वाला इन्वेस्टर होगा वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब कोई शेयर ओके। 4000 का है, तो अगर वो स्प्लिट हो जाता है तो ट्रेड ज्यादा हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है शेयर में। लाइक रिसेंटली अभी ओके। हुआ था, 1 साल पहले आइशर मोटर्स था, उसका शेयर पहुंच गया था 20,000 21,000 तक। नाउ अब उसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो या 20,000, लाइक जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकें कि एक शेयर में वो 20,000 का एक शेयर खरीद सकें। तो कंपनी ने स्प्लिट कर दिया, तो क्या हुआ कि छोटे इन्वेस्टर्स भी वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स। देन यहीं पे अगर ये बात चल रही है तो मैं एक और बोल आता हूँ, कंपनी बहुत बार बोनस भी लाती है। बोनस में भी सेम चीज होती है, बट बोनस में ये होता है कि कंपनी की फेस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस में कंपनी अपने बोनस में अगर 1:1 का बोनस ला रही है तो वही चीज होगी कि 400 का शेयर 200 पे हो जाएगा, एंड आपको अगर आपके पास 10 शेयर है तो वो 20 शेयर हो जाएंगे।
बट बोनस में कंपनी ये करती है, जो कंपनी के रिजर्व्स पड़े हुए हैं ना, कंपनी उसको एक पर्टिकुलर उस पे काम पे लगा देती है कि नहीं हम लोग इसको यहीं यूज लेंगे, तब वो कंपनी बोनस लाती है। यानी कि बेसिकली अब वो जो रिजर्व्स हैं वो डिविडेंड के अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वो कंपनी नहीं दे सकती है, या फिर और कुछ नहीं करती वो कंपनी, उस पर्टिकुलर चीज पे अपना वो पैसा लगा दिया एंड उसके बाद वो कंपनी ने बोनस दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू मी स्प्लिट बोनस इज बेटर देन स्प्लिट, स्प्लिट से ज्यादा अच्छा बोनस है। और एक और चीज अक्षत, अच्छा तुम यार, उसको एक बार एमआरएफ का ग्राफ खोल के देखना, सॉरी एमआरएफ का वो खोल के देखो स्टैट, उसका फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, और वो शेयर 80,000 का है। ये तो हमारा इसमें बहुत है ना। तो अब इसी में अगर इसका फेस वैल्यू आधा हो जाता है तो ये शेयर 40,000 का हो जाए, तो लोग बाग ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब इसकी वॉल्यूम भी देखोगे तो 9-10 हजार से ज्यादा की वॉल्यूम नहीं होती है, तो ऐसा रहता है फेस वैल्यू का। सपोज करो आज अगर एमआरएफ फेस वैल्यू 1 करके अपने शेयर 1:10 पे स्प्लिट कर देता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम सबको पता है कि एमआरएफ के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो अगर ये चीज होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इनको लगता है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो वहां पे जाके इन्वेस्ट करेंगे। देन डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड की बात चली, तो ये होता है डिविडेंड, आप अगर कहीं पे भी देखो ना कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, तो प्लीज डिविडेंड मत देखना, डिविडेंड यील्ड देखना। डिविडेंड यील्ड में होता है कि कंपनी की स्टॉक प्राइस से, कि अगर कंपनी की अभी 80,000 स्टॉक प्राइस चल रही है तो उससे वो साल का 0.12% डिविडेंड देगी। जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। मैं एक और मैं बहुत बार मनी कंट्रोल से भी जो डेटा लेने होते हैं वो लेता हूँ, तो एमआरएफ ले लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है मनी कंट्रोल की? यस। या सो यार अगर आप एमआरएफ का मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो ये जस्ट ओपन होते ही वहाँ पे डिविडेंड भी लिखा हुआ होता है एंड डिविडेंड यील्ड भी लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिविडेंड के परसेंटेज नहीं लिखे हुए, तो बहुत सारी जगह 300%, 400% ऐसा लिखा होता है। तो वो चीज़ फेस वैल्यू पे होती है, जो डिविडेंड के परसेंटेज होते हैं वो फेस वैल्यू पे होते हैं। क्लियर है? किसको कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं तो आश्रय शेयर का नाम। हाँ, वो शेयर का नाम, उससे पहले मेरे को एक किसी पे टॉपिक से पूछना था। हाँ, मेजिस्को का जो शेयर ऐसे गिरा था 1000 से सीधा जो उसको 12 पे दे दिया था, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो क्या है? कौन? मैजिस को गिरा था, है ना? हम्म, या मैजिस्को में क्या हुआ था, एक इंटरिम डिविडेंड नाम से चीज होती है। तो मैजिस्को ने 970 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितना कंपनी डिविडेंड दे रही है ना, उस दिन कंपनी, यानी कि अगर कंपनी 10 रुपए डिविडेंड दे रही है तो कंपनी का शेयर प्राइस वो 10 रुपए कम हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी 970 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस वो उतना कम हो जाएगा। ये देखो इसका डिविडेंड यील्ड 1073% है। तो यानी कि लगभग 960, मुझे अच्छे से याद है, शायद 900 953 के आसपास का उसने डिविडेंड दिया था। हाँ, कुछ ऐसा ही दिया था, और हाँ, उसकी शेयर प्राइस 13 साढ़े 13। इंटरिम डिविडेंड दिया था। अगर कंपनी जितना डिविडेंड देगी उतना कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा। तो ऐसे क्या मतलब रहता है इसका? क्यों? कंपनी के मतलब पास समझ पाया रिजर्व्स ना कभी। बहुत अच्छे हैं, कंपनी का रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखती है कि मैं कहीं पे लगाऊं, तो वो अपना पैसा, अपना सारा पैसा शेयर होल्डर्स को दे देती है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। कंपनी या तो डिलिस्ट होना चाह रही है, तो भी वो होता है कि वो कंपनी जो रिजर्व्स है वो सारा पैसा शेयर होल्डर्स को दे देती है, या फिर कंपनी को आगे ग्रोथ नहीं दिखती है तो वो कंपनी पूरा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ये देखो ये इसका चार्ट है, वो एक दिन में इतना गिरा था, बट वो उतना डिविडेंड आपके पास आ गया था। ओके, और मैं वो बोल रहा था, वो साउथ इंडियन बैंक, उसका फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट पिछले कुछ पिछले कुछ 1 2 3 4 5 साल से इसका नेगेटिव है। पी तो दे रखा है। हाँ। हाँ, एंड प्रॉफिट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है।
ईपीएस भी पॉजिटिव में। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखते हैं ना। क्या? नहीं, नेट प्रॉफिट। ईपीएस तो अर्निंग पर शेयर तो नेट प्रॉफिट से निकलता है ना, कंपनी का जितना प्रॉफिट है उससे अर्निंग पर शेयर निकलता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यार नहीं, नहीं, अक्षत, पर मैंने अभी मैजेस्को के स्टैट्स देखे हाँ, तो उसकी नेट इनकम तो भाई बहुत कम हो गई है। मैजेस्को ये इस पे है। हाँ हाँ, तो वही हुआ ना, कंपनी ने बहुत कुछ सेल, देख ये भी हो सकता है कि इसमें हम लोग देखें कैश फ्लोज। देखो ये कैश फ्लोज बाद में आएगा, ये देखो यहाँ पे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, कंपनी ने मतलब जहाँ जहाँ से अपनी वो कर रखी है, मतलब जहाँ जहाँ अपनी मशीनरीज और यह सब अपने प्लांट्स डाल रखे हैं वहां से कंपनी का पॉजिटिव में कैश फ्लो है, यानी कंपनी ने बहुत कुछ बेचा है। तो अगर कंपनी अपनी ही एसेट्स बेच रही है जहाँ से उसको पैसा आ रहा है तो वो चीज़ प्रॉफिट्स तो कम होंगे ही ना, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये लगता है। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो डिविडेंड्स और ये सब आता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। कंपनी ने ये सब डिविडेंड्स ये सब देखे, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेगेटिव है। हम लोग ये कैश फ्लोज में समझेंगे क्या होता है। क्लियर हुआ सबको थोड़ा? अब मुझे एक बात ऐड करनी थी वो डिविडेंड वाली पॉइंट पे। हाँ हेलो। हाँ। कि काफ़ी सारे ऐसे भी कंपनीज होते हैं, जैसे कि अक्षत ने कहा कि ऐसे बहुत हाई ग्रोथ दिख नहीं रहा है तो कैश दे देता है, पर काफ़ी सारे ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो मेनली डिविडेंड्स के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे अभी ब्रिटानिया ही देख लेंगे ना, तो पिछले से 5-6 साल का अगर तुम हिस्ट्री उठा के देखोगे, हर साल उसने उसने अपनी डिविडेंड बढ़ाई है। एंड इट ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि उनका ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो सकता उनके इसमें, मतलब ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी पीक पे है इसलिए। एंड अगर हमें देखना है कि कंपनी ने कब स्प्लिट किया है, कब बोनस किया है, तो हम लोग ये मनी कंट्रोल, सिंपली मनी कंट्रोल पे जाके किसी भी शेयर का नाम लिख के एंड देन यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक्शंस का वो आता है, तो कॉर्पोरेट एक्शंस में सब आ जाएगा कि ये चीज़, ये कंपनी ने कब बोनस दिया है, कंपनी ने कब स्प्लिट किया है। एमआरएफ ने एक भी बार स्प्लिट नहीं किया, ये कब बोनस दिया है, 1970 या 1975 में बोनस दिया है, कब कब डिविडेंड्स दिए हैं, कितने डिविडेंड्स दिए हैं, ये आ जाएगा। बोर्ड मीटिंग्स कब हुई है एंड अनाउंसमेंट्स क्या हुआ है, तो ये सब आ जाएगा। और किसी को कुछ डाउट से या फिर कुछ ऐड करना है? एंड प्लीज़ यार, किसी को कोई भी डाउट्स है ना तो प्लीज़ पूछो, हम लोग भी आपका इनपुट चाहते हैं कि आप कितना इनपुट दे रहे हो, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। लाइक जैसे अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ तो सबको थोड़ा मज़ा आया। ओके, सो कुंज, लाइक अब लाइक हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आज हम लोग रिलायंस की जो एजीएम हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेशन के बाद। तो कुंज, थैंक यू। ठीक है। हाँ, थैंक्स अक्षर। हाँ, 2 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर बस कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं हेलो? नहीं भाई, नहीं दिख रही है स्क्रीन। हेलो? हेलो? हाँ,
हाँ हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैं पूछ रहा हाँ भाई दिख रही है। हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर आज हम मतलब शुरू करेंगे। बहुत और एक चीज है जो जिसे कहते हैं फाइनेंशियल टर्म में बैलेंस शीट। ओके, तो बहुत बड़ी टर्म भी है और हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली उस बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है और मतलब उस पर्टिकुलर शीट में कौन सी टर्म्स का हमें ख्याल ज्यादा रखना चाहिए जब हम एनालिसिस एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी कंपनी को किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल एंड मैन पावर, वो सब सेकंड चीज है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी चीज है किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए कौन सी चीज कंपनी के पास होनी चाहिए। रेवेन्यू मॉडल। ठीक है, अब उस रेवेन्यू मॉडल को अगर हम चीजों में बांटे, जैसे मान ले कि आज मुझे एक कंपनी सेटअप करनी, जस्ट थिंक लाइक रिलायंस इंडस्ट्री जैसी, जो कि ऑयल सेक्टर में काम कर रही है। तो अब मुझे उस सेटअप को करने के लिए तो मेरा रेवेन्यू मॉडल भी फिक्स है कि अच्छा मैं आई विल डू द ऑयल प्रोडक्शन, यहाँ पे आएगा, मैं उसका पॉलीमराइजेशन करके लोगों में बांटूंगा जिससे प्लास्टिक और ये सब बनेंगे, ठीक है। बट उसको सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, मशीनरी चाहिए रही होगी, रिफाइनरीज भी चाहिए रही होगी, फिर लैंड भी चाहिए होगा। तो एक कंपनी को सेटअप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें चाहिए होगी। इतना आइडिया आ रहा है थोड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अब एक है कि एक चीज सोचते हैं कि कंपनी ने लैंड खरीदा। अच्छा, अब उस कंपनी ने उस लैंड पे लेट सपोज एन एग्जांपल की प्लांट भी सेटअप कर लिया। तो क्या उस कंपनी अगर फॉर एग्जांपल इन नियर फ्यूचर जस्ट सपोज वो कंपनी बंद हो जाती है, तो क्या वो लैंड उस कंपनी को कहीं पे किस हिसाब से कोई बेनिफिशियल हो सकता है? वो एक एसेट की तरह ही काम करेगा हाँ ना वो कंपनी लैंड के लिए। बेच के पैसे कमाएगा। हाँ, तो मतलब एक एक कम अच्छा, चलो आपने मतलब टर्म भी कॉइन कर दी कि एसेट, तो मैं चाहता था कि अच्छा यहाँ से ये टर्म आए। तो एसेट का क्या सेंस होता है प्राइमरीली सेंस एक कंपनी के लिए, कि जहां से या तो वो उनकी यूएसपी हो सेलिंग, या फिर जहां से वो पैसे जनरेट कर पाए अगर इन द नियर फ्यूचर। सपोज हमने आज ये एग्जांपल लिया कि मैजिस्को जैसी कंपनी थी, तो उसने उसकी एसेट बेच के लोगों में पैसा बांटा, तो कहीं ना कहीं उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर एक्स वाई जी चीज कुछ भी होगी तो उसको काम आए। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं, उस प्लांट सेटअप करने के लिए मुझे क्या चीजें करनी पड़ेगी, मुझे बैंक से पैसे लेने पड़ेंगे या फिर इन द सेंस हम लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ 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 तो बिल्कुल। हाँ, तो अभी जब मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा तो उसका कुछ इंटरेस्ट देना है। अब उसको हाँ कहाँ जरूर। पे, हाँ तो उसको कहाँ पे कैटेगराइज करोगे, एसेट में या डेप्थ में, या फिर मैं तो टर्म भी नहीं ला रहा अभी, मतलब कहाँ पे कैटेगराइज करना चाहो। यहाँ पे क्वेश्चन भी है ना हमारे में कि हमने एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसको मैं कहाँ डालूंगा। लोन तो लायबिलिटी में आएगा। तो लायबिलिटी तो एक लायबिलिटी मतलब एक टाइप का कर्जा ही कह सकते हैं या फिर डेप्थ हाँ एसेट। हाँ, तो क्या एसेट और लायबिलिटी को इक्वल होना इंपॉर्टेंट है? जैसे दिमाग से सोचो ना, जो लैंड की अगर 20 लाख की वैल्यू और मैं 20 लाख का कर्ज ले रहा हूँ, तो क्या सेम ही है ना नेट? हाँ, कुछ हाँ मतलब ऐसा, मैथमेटिकली तो सेम ही है। हाँ मतलब कुछ बिल्डअप हो रहा है तो मतलब ऐसा कि एसेट को खरीदने के लिए इनिशियली सबको लायबिलिटीज लेनी पड़ती है, बट इन नियर फ्यूचर हम वही एसेट से अपनी लायबिलिटी चुका सकते हैं, या फिर वही जो प्लांट है उसका प्रोडक्शन हो गया उससे हम अपना कर्ज चुका सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, दो चीजें थोड़ी सी, कहीं पे कुछ ऐसा कंफ्यूजन है दोनों में? मैं डेप्थ में जाऊंगा दोनों की, बट ऐसा ओवरव्यू आया थोड़ा सा? हाँ हाँ थोड़ा बहुत समझा। अभी मैं यहाँ पे, चलो मैं अपन डायरेक्ट शीट पे डिस्कस करने से पहले मैं एक दो सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ कि कंपनी के पास, अगर एक बहुत लेमैन में एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पास मतलब मेरे पास 10 लैंड है और
मेरे पास 10 लैंड इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है कि मैंने जो एक लैंड की लोन ली है ना वो चुक जाए। मतलब मैं आफ्टर एन ईयर मैं मेरे पास कोई लोन नहीं है। तो कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल कहोगे? जिनके पास बहुत सारी लोन है और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि वो कहाँ से जनरेट करे, या फिर जिसके पास इनकम सोर्सेज ज्यादा है और वो लायबिलिटीज को कट डाउन कर सकते हैं। कौन सा प्रॉफिटेबल चलेगा ज्यादा? सेकंड वाला। हाँ, तो यहाँ से एक चीज भी समझ आती है कि अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उनके पास वो तरीका होना चाहिए कि अपनी लायबिलिटीज को कट डाउन भी करे, कट डाउन इन द सेंस लेने के बाद। तो यहाँ पे एक और सिनेरियो लेते हैं। आप लोग बैंक में हम पैसा डालते सही एफडी में, ओके? तो मान लो हम लोग बैंक में पैसा डाल रहे हैं एक इंटरेस्ट के हिसाब से जो कि हो गया 5%। तो बैंक किसी और को भी लेंड करेगा वही 1 साल के टेन्योर के लिए, सपोज करते हैं। तो वो कितने मतलब 5 से ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट पे मतलब लेगा ना, किसी को देगा पैसा। इन द सेंस मैंने बैंक में 5% पे डाला है, तो बैंक के लिए तो एक ही रेवेन्यू मॉडल है। अगर टिपिकल है तो दूसरे को लेंड करना है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेना है। तो मेरी जो एफडी है वो 1 साल में मैच्योर हो जाएगी। तो क्या बैंक ये भी सोचेगी ना कि जिनकी एफडी है जो 1 साल में मैच्योर हो रही है, तो मैं जहाँ पे मेरा पैसा रख रहा हूँ वो भी 1 साल में मैच्योर हो जाए, ताकि स्क्वायर ऑफ हो जाए। हाँ कि ना? हाँ एक ऐसा हाँ, मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ, टिपिकली ऐसा नहीं कि चलता, बट मैं ऐसे ठीक ऐसा रख सकते हैं। तो एक तो हो गया कि किसी को 1 साल के अंदर पैसा देना है। जैसे मैंने 5% पे रखा, बैंक को मुझे 5% के रेट पे पैसा देना है। तो एक तो हो गया कि मुझे बैंक को 1 साल बाद चुकाना है मुझे, अगर टिपिकल सेंस में बोला जाए। और जो थर्ड पार्टी है उसको बैंक को 1 साल में चुकाना है। तो इसे क्या कहोगे आप? ऐसे मतलब बहुत बड़ी लोन है या बहुत छोटी लोन है टाइम स्पैन के हिसाब से? क्या शॉर्ट लगता टर्म है? हुआ है तो। और अगर मैं 5-10 साल की लेता हूँ तो वो बड़ा हो गया एक टेन्योर, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ सकती है, बहुत सारे फ्लक्चुएशन भी आ सकते हैं। तो वो हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अब मैं एक सिनेरियो में डिस्कस कर, क्योंकि देखो बैलेंस शीट इज मोर अबाउट डिस्कसिंग सिनेरियो कि कैसे हम चीजों पे जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ पहले प्लॉट बिल्ड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज सोचते हैं कि जिस कंपनी ने ज्यादा कर्ज ऑन फॉर अ मोर ग्रेटर स्पैन लिया होगा, बहुत बड़े मतलब मान लो 10-15 साल के लिए, और उसके पास अच्छी खासी इनकम स्ट्रीम है कि वो काम कर सकती है अगले 50 साल तक, तो क्या बेनिफिशियल रहेगा उस कंपनी को ये चिंता करना कि मैं 1 साल में पैसा चुकाऊंगी कि नहीं, या फिर मैं 15 साल के लिए 15 साल के लिए लोन लूं, फिर धीरे धीरे करके आई विल पे ऑफ, बिकॉज मुझे पता है मेरा बिजनेस 50 साल तक चलेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा सिनेरियो बेटर है? लॉन्ग टर्म वाला बेटर है, क्योंकि वो आगे चलने वाली है तो उसे पता है कि इनकम सोर्स रहने वाले हैं उसके पास। हाँ, तो जब इनकम सोर्सेज है तो बेटर है कि चलो मैं लॉन्ग टर्म ले लूं। बट तो फिर एक क्वेश्चन मेरा भी है, यार मैं फिर 1 साल के लिए पैसा मार्केट से क्यों उठाऊंगा? क्योंकि लायबिलिटीज तो अभी हमने डिस्कस किया ना, दो टाइप की है, शॉर्ट और लॉन्ग। मैं फिर 1 साल के लिए क्यों उठाऊं? तब कोई सभी लोग 10-15 साल के लिए उठा लेना फिर। ये भी थोड़ा, ये भी ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला लगता है ना चीजें। भाई क्या पता मेरे को जल्दी सेटअप डालना हो 1 साल ही में। ये भी पॉइंट हो सकता है। और वैल्यूएशन इतना हो ही ना कि लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करने का हो, वो इतना ही हो कि शॉर्ट टर्म में पे ऑफ कर सकते हो तुम। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। तीसरी एक और चीज हो सकती है क्या? मान लेते हैं मुझे किसी की सैलरी निकालनी है, या फिर कोई डायरेक्टर है जिसके पास जिसकी एक आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, एक सिनेरियो, उसको मुझे पे ऑफ करना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बुक्स में तुरंत वो कैश फ्लो जाए, बिकॉज माई कंपनी वेल्थ या फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। तो ये भी हो सकता है कि 60-50-70 लाख की लोन भी ले लो। ये ऐसे सिनेरियो अपने को लगता है कि बहुत छोटा है, बट जो स्मॉल मतलब जो कंपनियां होती है वो दे नीड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लुक आउट। जैसे मान लो 10 डायरेक्टर है जिनकी सैलरी 70 करोड़ है, तो 10 क्या 700 करोड़ हो गया, 700 करोड़ तो कैसे तुरंत दे? तो वो लोग कर सकते हैं ना, ये भी एक हो सकता है कि नहीं सिनेरियो? क्या लगता एकदम हाँ, हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी तो है ही। है? हाँ, तो इसका क्या बोला इसका मतलब ये, हाँ बोलो। एक को बार बोलेगा क्या? तो समझ गया मैं। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ 10 सिनेरियो लेते हैं, मतलब क्योंकि देखो कंपनी में होते हैं चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कम्युनिटी होते हैं सही।
अब लेट सपोज कि एक कंपनी है जो कैश फ्लो इतना जनरेट नहीं कर रही, और वो इतना है कि यार वो अपना मतलब गुजारा चल रहा है, ऐसा अपने सेंस में बोलूँ मैं तो अगर 10 डायरेक्टर लेट सपोज कि उनकी सैलरी है 30 करोड़, तो 10 लोगों की हो गया 300 करोड़। अब मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ना एक वो लोन ले लो, एक वो भी बेटर ऑप्शन है ना, क्योंकि मुझे चुकाना है, बिकॉज डायरेक्टर है, रिजाइन तो कर ही देंगे तो मुझे पैसा तो देना ही है। एक वो सिनेरियो हो सकता है टिपिकली, वैसे आज तक मैं कह रहा हूँ मतलब सिनेरियोस कहाँ से खुल सकते। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो एक मतलब दो जनों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्शन शुरू करना हो जल्दी, कंपनी की वैल्यूएशन ही उतनी ना हो कि कोई दे ही नहीं रहा हो 10-15 साल के लिए। एक और ये भी हो सकता है कि जो मार्केट से कुछ पहले लिया हो पैसा वो भी रोलिंग करना हो। तो कोई मुझे बता सकते हैं, अपन बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं ना पैसा रोलिंग कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ फिर? मतलब रोलिंग पे मेरा काम चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पैसा इधर से लेके उधर देना, मनी रोटेशन। ये point- हाँ, यही रोलिंग है, सही है। क्या कंपनियां भी रोलिंग करती है? हाँ करती है। तो उनका रोलिंग किस हिसाब से चलता है? उनका रोलिंग जैसे एक जैसे सपोज कर अभी कोविड क्राइसिस था, तो उनका पैसा वो स्टेबल नहीं रख सकते थे, तो उनने जैसे मैं बैंक्स का बताऊं, तो हाँ बता। बैंक्स ने क्या करा था कि इनका पैसा होल्ड हो गया था, कि मतलब कहीं कोई लोन नहीं ले रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो इन्हें स्कीम लगाई कि हम हम्म आप हमसे पीएल लो, पर्सनल लोन लो, हम आपको हम्म लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, ऐसे। तो ऐसे ये उनने मनी रोटेट करा उनका। अब उनका हम्म उनने क्या करा, उनने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, ठीक है। हम्म और जो उनका सपोज का सेविंग्स का कोई जो कस्टमर है, सेविंग्स अकाउंट वाला, उसने जो पैसे रख रखे हैं उनको वो 3% दे रहे हैं, तो उनने, और जो पीएल दिया उनने वो 5% पे दिया, तो 2% पे मनी रोटेट कर रहे हैं। ये भी बढ़िया हो सकता है। क्या मतलब रोलिंग यहाँ पे भी चलता है? क्या एक और रोलिंग हो सकता है? अगर ये तो बैंक का हो गया, एक और रोलिंग हम कह सकते हैं रियल एस्टेट में, कि वो लोग बैंक से लोन लेते हैं, एक अच्छी प्रॉपर्टी लेते हैं और 1 साल बाद बेच सकते हैं, ये भी हो सकता है, और जो प्रॉफिट है वो उनके पास है। टिपिकली कैसा लगता है, हो सकता है। एकदम हाँ एकदम। ठीक है, मैं एक और रिस्क तो रहेगा। एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ बताइए। जैसे वो हर्षद मेहता ने करा था, वो एक बैंक से 500 करोड़ उठाता था, दूसरे को देने के लिए दूसरे से उठाता था, फिर उसको दे देता था, तो ऐसे उसके पास भी 500 करोड़ रहता था। तो हाँ ये भी है। तो एक टर्म के बाद ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये पता है कि हाउ टू रोटेट अ मनी, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स ही बढ़ाते हैं ना ऐसे रोलिंग लेके। भाई स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं? इफ अ कंपनी नोज हाउ टू यूज अ मनी इन द फेवर ऑफ हिम, तो वो अपने एसेट्स को बढ़ा के लॉन्ग रन बहुत अच्छा कर सकती है, और वैसा किया भी है। ये तो मतलब दोनों चीजें क्लियर हो गई ना, मतलब एसेट्स लायबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म। इस पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैंने मतलब ट्राई किया कि एक स्टोरी प्लॉट से शुरू करूं, अगर समझा हो तो बताइए। हाँ हाँ समझ रहा है। तो हम ये शीट दिख रही है यहाँ पे, मतलब तो हाँ, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज वाला लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। देखिए। तो सबसे पहला यहाँ पे एक टर्म आता है अपना है। मैं पहले पहले वाला टर्म थोड़ा इन द सेंस लेट एक्सप्लेन करूंगा, वैसे इसमें डेप्थ में है नहीं ज्यादा। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द कंपनी, तो वो ज्यादा अपने लिए अभी मैटर नहीं, मैं समझाऊंगा वो, बताऊंगा मतलब। तो यहाँ पे एक टर्म है रिजर्व एंड सरप्लस। तो कोई बता सकता है कि सिर्फ पढ़ने से क्या समझ आता है? एक सिर्फ वैसे हिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, रिजर्व मतलब कितना पड़ा हुआ है कैश। हाँ ये भी है एक। दूसरा, आज ही सेशन में अक्षत ने मेंशन किया था कि कंपनी को डिविडेंड बांटना है। अब डिविडेंड बांटना है तो इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा होना चाहिए ना, वो प्रॉपर्टी तो नहीं बांट सकती, या फिर कि उसके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स हो तो उसको तो नहीं बांट सकती, कैश ही बांटेगी। तो क्या लगता है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ अगर होना चाहिए। दूसरा, आज मुझे मतलब मान लो कि अदानी है, उसको मैं ऐसा अभी ऐसे स्टॉक पे एनालिसिस नहीं कर एग्जांपल दे रहा, अदानी को अपने सीमेंट शुरू किया उसने, तो क्या वो अपने एक ग्रुप का फ्यूचर ग्रोथ देख रहा है?
तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, तो वो भी कहाँ से ले सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस से ले सकता है कि नहीं? Could he use his money for future? भाई दो ही ऑप्शन है, या तो डेट ले या फिर अपने रिजर्व से पैसा कम करे। तो एक पॉइंट है। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ आती है कॉइन कि जब भी हम चीजें शुरू करें या फिर किसी कंपनी के बारे में पढ़े तो सबसे पहला ये है कि कंपनी का मॉडल क्या है। इस कंपनी लायबल टू यूज हिज रिजर्व इन अ वे कि भाई वो ग्रोथ बढ़ाए, या फिर कंपनी अपने रिजर्व्स को अच्छी तरह से यूज नहीं कर रही है, इवेंचुअली चीजें डाउन जा रही है। जैसे कोई कोई कंपनियां होती है जो सोचती है कि अच्छा लेट स्टार्ट विद दिस बिजनेस, मेरे पास कंपनी में पैसा पड़ा है तो मैं नया बिजनेस शुरू करता हूँ या करती हूँ, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो रिजर्व से पैसा गया, कंपनी भी, बिजनेस भी फेल हो गया, तो इवेंचुअली आर वी प्रॉफिटेबल फॉर दैट, मतलब क्या वो बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना, कंपनी का ही नुकसान हो गया ना। मतलब कल होके अदानी सीमेंट चलता ही नहीं और उसने अदानी एंटरप्राइज से पैसा ले लिया, तो कौन है नुकसान में, अदानी एंटरप्राइज के शेयर होल्डर्स या फिर सीमेंट वाले, या दोनों? अदानी एंटरप्राइजेस, मतलब एंटरप्राइज अगर वाले लॉस। सीमेंट भी लिस्ट हुआ हो तो सीमेंट वाले भी नुकसान, वो तो प्रॉपर नुकसान में है, पर अडानी एंटरप्राइजेस वाले भी नुकसान में तो है ही सी। तो बैलेंस शीट का सबसे पहली चीज अगर देखनी है कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो और जिनके पास अच्छा सरप्लस होता है, वी कैन से यार कंपनी फाइनेंशियली हेल्थ अच्छी खासी है, बिकॉज उसके पास देखो, जिसका पास पैसा पड़ा है वही फ्यूचर सोच सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है ही वोंट थिंक ऑफ एक्सपांशन। पहली बात, जिसके पास पैसा पड़ा है वही शेयर होल्डर्स को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज इंटरनली कंपनी को भी पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ टेक तो पड़ा ही है। और मैक्सिमम कंपनीज जो बड़ी होती है ब्लू चिप, जैसे उनके पास 40 to 50% की रेंज में होता है, मतलब डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है तो कंपनी के पास ही जाना है या कंपनी के प्रमोटर्स के पास। तो इवेंचुअली इट्स गुड टू हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस इफ कंपनीज मॉडल इज फ्लेक्सिबल। जैसे अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो कुछ लेना देना है, कुछ सेंस बनता है, आपको क्या लगता है? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे यूटीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो कुछ हाँ लगता है, मतलब कोई सेंस है? अकॉर्डिंग टू मी कुछ मतलब होता है, मतलब हो सकता है, बिकॉज अगर भाई लाइक आजकल बहुत सारा वो होता है ना कि अपॉर्चुनिटी फंड, हाँ, वो प्रोबेबली हो सकता है। पर हाँ मतलब वो ही कुड टेक अ पोजीशन इन द शेयर मार्केट, बट वो तो उनके पास ये म्यूचुअल फंड्स पड़े ना। यूटीआई हैज अ होल क्यों जाएगा लेने कि भाई मैं ही अपना ले लेता हूँ एक ही शेयर, तो फिर वो बांटेगा भी कैसे? वो यूटीआई ओनर हो गया ना। मैं वो कह रहा हूँ कि किसी कंपनी का अगर फ्लेक्सिबल मॉडल ही नहीं है और उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, तो क्या ये मतलब अच्छी इंडिकेशन हो सकती है हमारे लिए? नहीं, देखो बहुत डिबेट वाला चीज है वैसे सोचा जाए, थोड़ा आउट ऑफ जा रहा है तो पता ही है, मतलब अगर नहीं लाइक चमक रहा है। अगर इसमें ऐसा हो कि कंपनी किसी फ्यूचर उसके लिए अपने रिजर्व्स को बचा रही हो तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये चीज कंपनी के लिए अच्छा हो। ये भी एक पॉइंट है। एक ये पॉइंट भी है कि कंपनी को पता नहीं कि आगे क्या करना है। हो सकता है ना। हाँ ये तो हो लाइक हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हमने कंप्लीट किया रिजर्व एंड सरप्लस। किसी को कोई डाउट है इन दोनों, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में? देखो ये दोनों बैलेंस शीट में साथ ही लिखे जाती है, अगर आप देखोगे ऐसे स्नैपशॉट पे तो दोनों चीज साथ में लिखी जाती है। तो आपको ये नहीं पता रहेगा कहीं ना कहीं कि डिविडेंड कहाँ जा रहा है, बट पैसा कहाँ जा रहा है। बट हाँ, डिविडेंड एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कंपनी के लिए, मेजोरिटी ऑफ हिस्सा दूसरी जगह पे भी हो सकता है। किसी को कोई इस पे कोई डाउट है तो बताइए। किसी को नहीं? चलो ठीक है। तो अ, ये हमने अभी लायबिलिटीज डिस्कस किया था, जो हमने बैंक का एग्जांपल लेके लिया कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अब करंट लायबिलिटी से क्या समझते हो? शॉर्ट टर्म में आएगी कि लॉन्ग टर्म में, क्या लगता है? करंट मतलब अभी क्या लायबिलिटी है, अभी मेरे पास क्या कर्जा है? कोई ऐसा बोल सकता है? ऐसे मार लो एक बार, तीर ट्राई कर लो। शॉर्ट बढ़िया है, सही है। करंट करंट लायबिलिटी भले लिस्टेड हो, पर वो डिपेंड करता है ना कौन से, मतलब कितने टेन्योर के लिए लिए है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए।
हाँ, ये पॉइंट भी अच्छा है। देखो, एक चीज है कि लाइबिलिटीज में ना दो सेक्शन जाते हैं, एक जाता है शॉर्ट टर्म और एक जाता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है करंट, एक ऐसे सेंस में आप यू कैन ट्रीट इट आउट इन अ मोर बेटर वे। करंट मतलब आज चुकाना है, अभी क्या है मेरे पास, अभी कितना कर्ज है। ऐसे घर पे अपने लोग कहते हैं ना कि अभी मेरे पास 20 लाख की लोन है और मैं अभी 20 लाख की लोन भी चुका सकता हूँ, ये भी कभी बोला जाता है। तो एक तो हो गया करंट हाँ हाँ, लाइबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो गया फिर ये। एक है अदर लाइबिलिटीज। तो अदर लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है। मैंने मार्केट से पैसा उठाया, सही है, मैंने लोन लिया। अभी मार्केट से पैसा उठाना और लोन लेना फर्क है। लोन लेना मतलब आप बैंक के पास जा रहे हो, मार्केट से पैसा उठाना मतलब मैं या तो बॉन्ड से ले रहा हूँ या फिर अपने शेयर्स को किसी के पास रख रहा हूँ। किसी ने वो कंसेप्ट सुना है, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स? सर, मैं समझाऊंगा वैसे, वैसे वैसे ट्राई कर रहा हूँ। कहीं पे से कुछ समझ आ रहा मॉर्गेज है? करना होता है क्या शेयर को? हाँ, पॉइंट है, ये भी हो सकता है। तो तूने आपने एक अच्छा वर्ड बोला कि मॉर्गेज ऑफ शेयर्स। तो क्या मैं मॉर्गेज ऑफ एसेट्स भी रख सकता हूँ, या फिर अपनी कंपनी का कुछ छोटा सा हिस्सा मॉर्गेज पे रख सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर रख सकते हो। तो मॉर्गेज एक टाइप की लायबिलिटी हुई कि नहीं? हाँ, लायबिलिटी है वो तो। हाँ liability। तो लायबिलिटीज का तो क्लियर हो गया। किसी को कुछ लायबिलिटीज में दिक्कत आ रही है? तो समझ रहा है कि कंपनी को क्यों लायबिलिटी लेनी है, क्यों नहीं, मतलब क्या है? बस ये सारी टर्म्स है ना यूज होती है। जैसे अब अभी ये सारी टीम टर्म्स है ना, बहुत रेगुलर बेस पे लोग यूज करते हैं कि इस कंपनी की लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस कंपनी का अभी इतना पैसा नहीं कि वो चुका सके। या आपने सुना भी होगा न्यूज चैनल्स पे, और बहुत लोग बात भी करते हैं कभी कभी। तो इस पे कोई इस टर्म पे कोई डाउट है अब लायबिलिटी पे? हाँ लाइबिलिटी पे डाउट नहीं है, बट एक थोड़ा उससे रिलेटेड डाउट है। हाँ, बता ना। ये जैसे रुचि सोया है ना, हाँ तो इसका अबाउट इसका 98% ओनर के पास है शेयर, 98% हाँ। स्टेक। और हम्म, इसका जहाँ तक है पूरा पूरा शायद एग्जैक्टली ध्यान नहीं, बट शायद पूरा ही 98% इसने एसबीआई पे मॉर्गेज कर रखा है, और उसका हाँ सिर्फ 2% मार्केट में रोटेट हो रहा है, जो इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर। हाँ। तो वो फिर क्यों चढ़ रहा है, मतलब वो तो पूरा उसका कुछ है ही नहीं ना ओनर के पास, फिर भी वो अभी डेली ट्रेंड में एक तरह से ऊपर ही जा रहा है। और लायबिलिटी है अगर किसी कंपनी पे तो शेयर डाउन होना चाहिए। शेयर का नाम क्या बताया? रुचि सोया। जिस रामदेव बाबा वाला। देख मैं, अच्छा देख, तूने तो अब यहाँ पे चीज कही, बहुत अच्छी लाई। देख, तूने ये चीज कही कि 98% चीजें एसबीआई के पास है, तो इसका मतलब है कि 98 पूरा ही स्टेक उसने मॉर्गेज कर रखा है, बोल सकते हैं। हाँ, इस मॉर्गेज को, जब हम शेयर्स को मॉर्गेज करते हैं ना, तो इसका नाम करते हैं टेक्निक, मतलब टर्म में कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। मतलब हम किसी एक ट्रस्टी या फिर सिक्योरिटी, मतलब ऐसा नहीं कि एसबीआई हो, कोई भी हो सकता है, मॉर्गेज कहाँ, प्लेजिंग कहीं पे भी कर सकते हैं अपनी शेयर्स को ऐसे रख के। क्या करते हैं हम, जब एक प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है तो उसके दो रीजन है टिपिकल, जो मेजर होते हैं। इज ही इज आइदर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन हिज पर्टिकुलर कंपनी थ्रू द शेयर्स, बिकॉज उसको पता है अगर मैं जो काम कर रहा हूँ अगर उसमें फायदा है तो इवेंचुअली आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म, इन द लॉन्ग टर्म। दूसरा, जब बंदा प्लेज इसलिए करता है बिकॉज जब उसको ना अपने बिजनेस में फायदा नहीं होता और वो सोचता है कि मैं डिफरेंट बिजनेस को ट्राई करूँ यूजिंग माई प्रमोटर्स स्टेक। ये थोड़ा सेंस बन रहा है मतलब? नहीं बन रहा तो बता। मैं तेरे आंसर पे भी आता हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ ये कुछ सेंस बन रहा है मतलब, तो मैं हाँ हाँ हाँ। कनेक्ट। अब तूने कहा कि 2 या 3%। देख मुझे ना, इवेंचुअली तू जो फिगर्स बता रहा है मुझे मुझे नहीं पता रुचि सोया के बारे में, टू बी ऑनेस्ट, सही है। मतलब इन द सेंस ये क्या है उसका स्ट्रक्चर। तो अब जब क्या होता है ना, किसी पब्लिक आइडेंटिटी के पास मान ले 2% है, मार्केट में 2% ही फ्री फ्लोटिंग शेयर चलता है, तो ये ना एक टिपिकल चीज मैं बताता हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि जब वो चीज मार्केट के पास कम है ना, तो हम खरीद के बन जाते हैं। आपने ऑर्चिड फार्मा का नाम सुना है? हाँ तो ऑर्चिड फार्मा में 98% जितने जो स्टेक है वो किसी कंपनी के पास है, तब भी वो अपर सर्किट पे है।
करीब करीब इस साल में उसने 1300% रिटर्न दिया, 1300। और आज ही एक न्यूज है, अगर इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज, कोई भी मतलब है, तो 375 पे उसके प्रमोटर ने OFS डाला है। ये वो शेयर था जो मार्केट में, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी ने उसको ले लिया था पहले से, तब भी उसका डबल डबल हो रहा था, बिकॉज कंपनी मार्केट से ही शेयर ले रही। तो इट मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पब्लिक को क्या पसंद, कहाँ से क्या ऑपरेटर्स गेम चल रहा है। और मुझे, अगर मैं बताऊं, मुझे रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने रिसर्च नहीं की, तो मैं इस पे आपको एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकता। तो ये मतलब जो I आपने want स्टार्ट। I want to like add something on Ruchi हाँ Soya. या हाँ सो रुचि सोया का आश्रय, शायद आपने ये पूछा था कि रुचि सोया बढ़ क्यों रहा है इतना। हाँ, मतलब उसका टिपिकली क्वेश्चन ये था कि 98% जो स्टेक है वो प्रमोटर हाँ, ने SBI को मॉर्गेज दिया हुआ है, सही है, प्लेज सिर्फ किया हुआ। 2% बाहर चल रहा है। हम्म। तो व्हाई द तो प्राइस? नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा 2%, जो मतलब कोई भी खरीदना चाहेगा, डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो वो उस रीजन से बढ़ रहा है। बट लेकिन इसको फंडामेंटली एनालाइज करके देखें तो उसका नहीं, क्या इतना मैं वही परसेंट बता रहा हूँ, मॉर्गेज पड़ा है, तो वो उसकी लायबिलिटी हुई ना। मैं तो बताता हूँ कि फंडामेंटली इसमें क्या। रुचि सोया एक टाइम पे डिलिस्ट होने वाली थी या हो गई थी, ठीक है। उसके बाद पतंजलि ग्रुप ने उसको पूरा एक्वायर किया एंड 1% या 1 पॉइंट समथिंग परसेंट बाजार में उसके शेयर्स हैं। अब लोगों को क्या लग रहा है, पतंजलि ग्रुप ने उसको प्लेज कर रखे हैं उसके सारे शेयर्स, और वो उसके बिजनेस में ही वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब शेयर होल्डर्स को क्या लग रहा है कि, एंड वो चीज कुछ हद तक सही भी है, जब बाबा रामदेव का आज से 15 या 20 दिन पहले वो CNBC पे आए थे एंड उनका जब मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने अपना बिस्किट वाला बिजनेस पूरा रुचि सोया को दे दिया एंड उनके 2-3 बिजनेसेस उन्होंने पूरे रुचि सोया को दे रखे हैं, दे दिए, मतलब अब तक दे दिए, एंड आने वाले टाइम पे वो अपने बहुत सारे बिजनेसेस रुचि सोया को देने वाले हैं। तो अब पतंजलि की आज के उसमें रीच कितनी है वो सबको पता है, इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि पतंजलि की बहुत कम रीच है, पतंजलि का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है। हम्म, हाँ ये तो तो एग्री है। अगर तो हाँ है। बाबा रामदेव ने ये बात बोली कि मैं ये कस्टमर बेस रुचि सोया के लिए यूज करूंगा एंड मैं अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसको दूंगा, एंड अब मैं NFO भी लाऊंगा, लाइक NFO वो होता है, NFO सॉरी क्या एक वो होता है कि जितने लाइक अब और भी शेयर्स, जो बात मैंने पहले भी बोली थी कि 75% से ज्यादा प्रमोटर्स अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो वही बात उनसे पूछी गई, उन्होंने बोला था कि अब बहुत जल्द रुचि सोया का भी आने वाला है कि इन्वेस्टर्स और उसको खरीद सकते हैं। एंड उस बात पे उसने उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि मेरे एक भी शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होगा, जो यानी कि वो और कम में नहीं आने वाला है। देन इतनी प्राइस इसलिए बढ़ी क्योंकि पतंजलि का कस्टमर बेस है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स रुचि सोया के पास है, यानी कि उनसे जो प्रॉफिट आएगा वो रुचि सोया का होगा। ऑब्वियसली अगर उसका प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होगा, इस वजह से। और इतनी पॉजिटिव न्यूज आ गई थी कि पतंजलि ने खरीदा एंड शेयर्स बहुत कम है, तो उस मार्केट में सप्लाई लाइक डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो उस वजह से वो शेयर्स अपर सर्किट हुए थे, जब वो हुआ था तब रेगुलरली अपर सर्किट गए थे शेयर्स के। और कुछ डाउट है? अच्छा चल, जैसा तू बोल रहा है ये कि NRF हाँ, का टर्म मेरे को नहीं पता, मतलब जो और परसेंटेज और स्टेक मार्केट में रिलीज करने वाले हैं, है ना। हाँ, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि सप्लाई बढ़ गया, हाँ। ठीक है। सप्लाई बढ़ गया, डिमांड जितनी है अभी ज़्यादा है, तो इस टाइम पे फिर वो एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगी, तो वो शेयर तो फिर नीचे आएगा। भाई बेसिकली मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कोई भी शेयर जिसका फ्लोटिंग बहुत कम होता है, जैसे GMM फॉडलर हो गया, मेरे को ये रुचि सोया के बारे में इतना नहीं पता है, पर जो ऑर्किड वाला कुंज ने बताया था, तो इन सब शेयर्स में क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम है मार्केट में, तो कोई भी अच्छी न्यूज़ या जरा सी भी बुरी न्यूज़ या कुछ भी आती है ना, तो ये शेयर बहुत ज़्यादा प्राइस या तो स्पाइक अप करता है या स्पाइक डाउन करता है। ठीक है, इस बात से एग्री। एग्री कर रहा हूँ। तो हाँ अभी जब ये न्यूज़ आई कि और स्टेक आएगा, तो मतलब अगर हाँ। अगर 5% भी अगर और आएगा तो उसका शेयर डाउन हो जाना चाहिए ना। भाई उसके साथ न्यूज और क्या आई वो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, न्यूज ये आई कि पतंजलि ने अपने इतने बिजनेसेस रुचि सोया को दे दिए। पतंजलि
अपना पूरा कस्टमर बेस रुचि सोया के लिए यूज कर रहा है, अपने जितने भी वो मार्केटिंग और ये सब है वो सब पतंजलि रुचि सोया के लिए भी यूज करेगा। तो इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज के बाद अकॉर्डिंग टू मी एंड सब इन्वेस्टर्स के हिसाब से इतना पॉजिटिव रिएक्शन हाँ, था। क्योंकि भाई अगर 5% भी हो जाता है तो भी भाई मार्केट में इतने खरीदार हैं कि सब लोग कहेंगे हमें दो हमें दो हमें दो, तो नॉट नेसेसरी कि बहुत वो डाउन होगा। बाकी भाई कुछ भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी कि वो डाउन ही होगा, वो क्या पता और बढ़ जाए। एंड अगर ज्यादा स्टेक होगा तो वॉलेटिलिटी कम होगी, एंड जो हम लोग भी अच्छे से एनालाइज करके उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें पता है वॉलेटिलिटी कम है एंड अब जो होगा वो इसके प्रॉफिट्स और हमारा प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से वो काम करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर न्यूज के हिसाब से। कुछ डाउट? Point. आश्रय, राघव, कुछ डाउट या फिर कुछ नहीं नहीं बोलना? ठीक है सर। नहीं भाई, कुंज कंटिन्यू करो, कोई डाउट नहीं। तो ये है मतलब ये हमने पहले जो शीट देखी थी वो एक मतलब एक ऐसे कैसे अब स्नैपशॉट है कि सब कुछ जो उनके पास है वो एक स्नैपशॉट में दे दिया है। तो हम मनी कंट्रोल से वहाँ पे टैब पे क्लिक करके वी को डायरेक्टली एंड अप विद द फाइनेंशियल्स, तो आप जा भी सकते हैं, सर कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी को देखना है प्रॉपर ब्रेकडाउन तो वो देख सकता है बहुत अच्छे से। जैसे अगर हम देखो ये रिजर्व्स एंड सरप्राइज का तो कोई ऐसा ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं है, बट या हम कैश फ्लो में मिल सकता है। दूसरी चीज है कि अगर किसी को मतलब मुझे समझा सकता है कोई यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज का टर्म अगर थोड़ा भी डाउट ऐसा ट्राई शॉर्ट करना है तो कोई कर सकता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि लोन लेनी मतलब बहुत एक अच्छे टेन्योर के लिए ओके। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से भी आप समझ गए कि अच्छा कुछ और भी है, कितने चीजें हो सकती हैं वो भी हम स्टेट एजम्पशंस कर सकते हैं, बिकॉज नो कंपनी विल प्रॉपरली डिस्क्लोज क्या है, वो डिपेंड करता है बॉन्ड है क्या है बैंक से लिया वो समझ आता है। और कोई चीज यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का कंसेप्ट कुछ आइडिया आ रहा है? हाँ, हाँ बताइए। बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी ये होता है कि अगर आपकी फॉर सपोज इनकम 5,000 है हाँ और आपकी टैक्स लाइबिलिटी ही 6,000 है तो आप लॉस में हो। पर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 500 है, 1,000 है, तो आप नेट प्रॉफिट 4,000 का कर रहे हो। नेट नहीं कर रहे हो, मतलब उसमें और भी कटेंगी चीजें, बट आप प्रॉफिट में हो। आप इस स्टेट में हो कि आप टैक्स दे सकते हो और आप फिर भी अपनी उसमें से प्रॉफिट निकाल रहे हो कंपनी आगे बढ़ाने के लिए। तो टैक्स लाइबिलिटी शुड बी ऑलवेज लेस देन द इनकम ऑफ द कंपनी। पॉइंट है। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, टैक्स लायबिलिटी कम कैसे कर सकता हूँ? टेन्योर बढ़ा के और अपना मंथली टैक्स जो हम लोग भरते हैं वो कम दे के, या मतलब टेन्योर कम रख के और टैक्स ज़्यादा हो वो दे ना पाए। इट्स बेटर कि हम लोग टेन्योर ज़्यादा बढ़ा लें और टैक्स कम कर लें। एक ये भी हो सकता है। एक और चीज अपन ट्राई करें यहाँ पे। सपोज मैंने कहीं से, ये तो हो गया लोन का एक्सपेक्ट। दूसरा, अगर मैं लोन इस नाम पे उठा रहा हूँ कि मैं अपने प्लांट में रिसर्च करना चाहता हूँ, तो क्या जो रिसर्च से जो मेरा आउटपुट या इनपुट या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो गिना जाएगा मेरी इनकम में अगर मैं सेल कर रहा हूँ तब भी? बिकॉज वो प्लांट तो मेरा रिसर्च पे है। तो कभी ये चीज सुनी होगी कि अमेरिकन के सीईओ मतलब जितने भी बाहर के अच्छे खासे हैं वो टैक्स जीरो देते हैं। ये आपने बज़वर्ड सुना होगा ना, जेफ बेजोस पेड 0% टैक्स, मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने 30 साल के घर के लिए 0% मतलब हाँ हाँ, वो तो तो वैसे सिंपल मुकेश अंबानी भी खुद की इनकम 15 करोड़ ही बताता है, मतलब वो जो यस वो पॉइंट। बेसिकली ये भी होता है कि एमएसएमई जैसे हो गया, जो गवर्नमेंट्स भी कई तरीके के प्रोजेक्ट्स निकालती हैं कि आप इससे लोन लो, इसमें लोन लो, तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आपको खाली लोन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा ना डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी पे, तो एक साल पहले ही ले लो तो 50,000 करोड़ था, डायरेक्ट 30,000 आ गया। और वी कुड सी कि एक मतलब एक यहाँ पे जब एनालिसिस करोगे तो कहीं कहीं स्पाइक दिखेगा, और उस स्पाइक को अगर फॉलो करेंगे तो स्पाइक से चीज समझ आएगी कि उस टाइम पे कंपनी सोच रही थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। अगर एक साल पहले देखा जाए तो कंपनी वॉज थिंकिंग कि मैं जियो में कैसे इन्वेस्टर्स लाऊं, जियो पे क्या रिसर्च होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए, अगर उस न्यूज को फॉलो अप करता मैं
और एजीएम की जो अक्षर ने बात की, मैं नहीं चाहता पूरा डिस्क्लोज कर लूँ यहाँ पे अभी, मतलब सबको पता है, बट डिस्कशन करना। तो फोन आ रहे हैं, 5G लॉन्च है, तो ये सब एक रिसर्च वर्क है ना पूरा। यहाँ पे एक एस्पेक्ट जुड़ जाता है, बिकॉज हम अभी मतलब स्टैंड अलोन पढ़ रहे हैं, पूरा रिलायंस एज अ ग्रुप में क्या है। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी, मतलब सिर्फ मैं लायबिलिटीज को ही टारगेट कर रहा हूँ, कहीं पे कोई भी एक छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलमोस्ट कवर है। मैंने एनालिसिस नहीं शुरू किया अभी, बट मैं टर्म्स आज करवाना चाहता था कि टर्म्स आप समझ लो सारी। कुछ डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लो। किसी को नहीं भाई, बहुत क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम जाते हैं अपने एसेट्स की तरफ। किसी ने देसी वॉइस देखी है यहाँ पे? वो लास्ट वाला सीन, जब हाँ अक्षय हाँ हाँ। कुमार डिफरेंस बिटवीन टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट जो याद कर रहा है वो डायरेक्ट फील कर लेता है। कुछ है सीन याद आ रहा है? यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहे हैं, टेंजेबल और टर्म intangible। हाँ क्या हुआ? मतलब सीन याद आ रहा है, लेकिन वो जो था मैं बता रहा वो हूँ। मैं मैं तेरे ऐसा समझ, उसमें वहां पे एक चीज कही थी, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब मैं किसी चीज को उसको फील नहीं कर सकता, फिजिकल नहीं है वो। टेंजिबल मतलब जिसको मैं देख सकता हूँ, सिंपल। क्लियर? ओके। मतलब टेंजेबल से यह समझ आ रहा है कि यहाँ मैं फिजिकली देख सकता हूँ या छू सकता हूँ या अपने सेंसेस से कुछ ना कुछ पता कर सकता हूँ कि अच्छा ये एसेट है। जैसे मैं घर है देख सकता हूँ ना, पर शेयर है मैं देख थोड़ी सकता। मतलब फिजिकल फॉर्म में अभी पहले आते थे ना, तो मेरे पास आता था, अब डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो एक टाइप का टेंजेबल है, प्रिंट आउट निकालवा सकता हूँ। तो ऐसे इंटेंजिबल से क्या समझ आ रहा है, क्या हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स अगर देखा जाए तो जिस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती या फिर जिसको हम देख नहीं सकते बट वी कुड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। जैसे कोई ट्रेडमार्क हो गया, अगर मान लो आज रिलायंस जियो का कोई ट्रेडमार्क है, तो क्या मैं उस ट्रेडमार्क को दे के पैसे तो ले सकता हूँ ना? या एज अ फ्रेंचाइजी जब मैं किसी को फ्रेंचाइजी देता हूँ अपनी, तो भी मैं पैसे ही गैदर कर रहा हूँ ना उस कंपनी से, मान लो 5 लाख या 10 लाख रुपए। बट इवेंचुअली क्या मेरा स्टोर है वहां पे? नहीं है ना? थोड़ा समझ आ रहा है क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं आ रहा। तो टेंजिबल मतलब हाँ जो मतलब चीज जैसे देखते हो। पेटेंट हाँ पेटेंट पेटेंट लेने जैसे हो गया वो। पॉइंट। अब यहाँ पे एक है कि एक टर्म पे जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट मतलब इतनी सारी चीजें हैं, वो किसका क्यूमुलेशन है, मतलब किसका समेशन है, वो टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल। अदर एसेट्स इसके पास जीरो है। अदर बाय मीन्स की बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती है। हमें तो यही चीज पता है, अगर मैं सच्ची बताऊं, कि हम लोग ने क्या देख सकते हैं, प्लांट है, रिफाइनरी है, कितना लैंड है, क्या उसका है। पर अदर एसेट्स में अगर मैं चीज कहूँ तो क्या हो सकता है, किसी मतलब कोई कंपनी है जो जिसने कहीं कहीं पे घर ले रखे 10-15, और नथिंग टू डू विद दैट कैपिटल बिजनेस। मतलब मान लो रिलायंस एज ऑयल रिफाइनरी, अगर वो 15-20 घर ले लेती है और उसको भाड़े पे चढ़ा देती है, तो क्या वो उसके अदर एसेट जा सकते हैं कि नहीं, क्या लग रहा है? बिकॉज टेंजेबल एसेट हम कंपनी के तब गिन सकते हैं जब कंपनी का वो एसेट कहीं ना फ्रूटफुल है। बट क्या घर का उसके रेवेन्यू मॉडल से कोई कनेक्शन है? बस उसने तो इसलिए लिया ताकि मेरा कैश फ्लो आता जाए। तो क्या लगता है वो अदर एसेट्स में आ सकता है? थोड़ा क्या वो थोड़ा चमक रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है? मतलब मैं भी एक सिनेरियो उठा रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी है ना किसी शीट में अदर एसेट्स पे ज्यादा कोई फिगर्स नहीं देखी है। कभी कभी होती है 10-15 करोड़, 20-25, बट ऐसे मैसिव नहीं होती। तो जहाँ पे जब बैक स्टडी करते तो हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस से थोड़ा सा चाहती है कि मैं कुछ नया ट्राई कर लूँ, और वहां से कुछ एसेट्स एक्वायर करके, रेंटिंग हो गया है वहां वहां से थोड़ा पैसा लेता जाऊँ ताकि इट कैन हेल्प अस। तो अब है एक चीज, हाँ, जो कि हम डिस्कस मतलब बहुत अभी, मैं ज्यादा ऐसा पुश नहीं करना चाहता और मैं एनालिसिस की तरफ भी नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं आपको पॉइंट से मतलब करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे करंट एसेट्स पे आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और एक टर्म दिख रही होगी इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज का मतलब तो सबको आजकल हर किसी इंसान को पता है कि अमेजोन है या फिर जितनी भी ई कॉमर्स है या फिर कोई भी प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, उसको एक वेयर हाउस रखना पड़ता है जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट को स्टोर करे। तो अगर सपोज कर ले
आज अक्षत है, अक्षत के पास एक वेयर हाउस है, और उस वेयर हाउस आज अगर मैं बताऊं तो वेयर हाउस वो कल बेचेगा तो उसके लिए पैसा है, तो एक वेयर हाउस उसके लिए एसेट है। लेकिन वेयर हाउस में जो माल है, माल मतलब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ अक्सर, तो अगर हाँ भाई। ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कोई है और वो मान लो 100-150 रुपए का है इन्वेंटरी, तो क्या वो इन्वेंटरी की कुछ प्राइस हो गई ना, मतलब दैट एक्चुअल इन्वेंटरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट वेयर हाउस इज 150 रुपीज। तो वेयर हाउस का कॉस्ट तो अलग, लेकिन इन्वेंटरी का 150 रुपये तो अलग जुड़ गया ना। थोड़ा समझा है सेट में वो, ये पॉइंट आया। हाँ हेलो। सही है। हाँ हाँ हाँ, तो एक चीज है कि लोग क्या करते हैं ना, इन्वेंटरी को स्टोर भी रखते हैं, क्योंकि कभी कभी सडन ऑर्डर्स आ जाते हैं, या फिर कंपनी को खुद के ही प्रोडक्ट से ही काम करना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, इफ सपोज मैं कोई बाई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे रिलायंस है ना, कॉस्टिक सोडा बनाती है, वो अपने कॉस्टिक सोडा को अपने दूसरे प्लांट में यूज करती है, वो उसके लिए है इन्वेंट्री, बट वो एक इन्वेंट्री को भी हैज अ बाई प्रोडक्ट यूज करके फाइनल प्रोडक्ट भी लाती है, और वो उसके लिए फिर फाइनल इन्वेंट्री बनती है। तो देर आर मल्टीपल स्केल्स ऑफ हाउ इन्वेंट्री इज गेटिंग यूज्ड इन अ कंपनी। तो उससे ये भी समझ आता है कि कंपनी का कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। So inventory can give you a list of what products he has, how he uses the product, on what basis he uses the product, और क्या उसका फाइनल आउटपुट में जो इन्वेंटरी का कॉस्ट जुड़ा है और जो फाइनल आउटपुट आया है उससे क्या उसको फायदा है। समझा। कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ। नहीं है कोई क्वेश्चन तो पूछ। नहीं। कोई क्वेश्चन है या फिर मैं लास्ट टर्म ले लूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ताकि हम फिर कल एनालिसिस पे जा पाए। एक मिनट मतलब कुंज, एक मिनट। मुझे हाँ एक बोल। बात ऐड करनी थी कि हाँ मतलब चल। ये रेड फ्लैग काइंड ऑफ बात है कि जब भी हाँ इंटेंजिबल एसेट्स रहता है ना, उसमें काफ़ी बार वैल्यू ओवर टाइम चेंज होता है। जैसे अभी हाँ। पैटेंट्स ट्रेडमार्क्स हो गए, ये किसी किसी के ओवर टाइम इसके वेयर आउट हो जाते हैं, या फिर अगर हम्म, आउटडेटेड हो गए, जैसे बहुत सारे टेक कंपनीज के केस में होता है कि कुछ कुछ हम्म, पैटेंट वो ओन करते हैं, वो ओवर अ 30-40 ईयर पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू घट जाती है। तो हम्म, क्या होता है कभी कभी, मतलब ये तो टेक की बात हो गई, पर टेक के बाहर भी अगर देखोगे तो हम्म, कभी कभी कंपनीज ऐसे कोशिश करते हैं, मतलब ब्लू चिप में तो नहीं होता है, पर अगर ब्लू चिप के बाहर आप जाओगे तो काफ़ी बार कंपनी अपना गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन, इसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे देती है। तो हाँ इसलिए जब भी आप कंपनीज को वैल्यूएशन एनालिसिस का या फिर ऐसे प्राइस एनालिसिस वैसे कुछ करते रहते हो, तभी एक बात ध्यान रखना कि ये जो अपना इंटेंजिबल एसेट्स वाला सेक्शन होता है, उसके जो एनेक्सर्स या शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें डिटेल में लिखा रहता है हर चीज़ के बारे में कि किस चीज़ को कितना वैल्यू दिया बोल के, उसको ठीक से एनालाइज करें टू मेक श्योर कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे बोल के। क्योंकि अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो मतलब ऐसे होता है कि कभी कभी मैनिपुलेट कर देते सो दैट कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई हमारा बॉल अच्छा चल रहा है बोल के, जबकि नहीं चल रहा होता। तो या बस इतना ही बोलना था। एक और टर्म था हमने, सॉरी शायद तक स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मुझे भी नहीं पता क्या हो गया, पर मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। एक और टर्म मतलब अपन ने देखा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है इन हैंड। तो अपने कंपनी के सेविंग्स अकाउंट में भी हो सकता है, कंपनी के करंट अकाउंट में भी हो सकता है, और वो किस पर्पस के लिए है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत सारी जो ग्रोथ कंपनीज होती है ना, वो अपने कैश इक्विवेलेंट को कम से कम रखती है, बट कैश इक्विवेलेंट का एक बहुत अच्छा यूज आता है कि रोटेशन में काम आता है, सैलरीज पे आउट करने में काम आता है, इंक्रीमेंटल बोनसेस में भी काम आता है, और साथ साथ अगर कहीं कहीं प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो उसके लिए मैन पावर चाहिए होती है। जैसे सपोज आज हो गए, रिलायंस को बड़ा ऑर्डर मिला है, और उसको पता है कि मेरे जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उस पे मेरे पास 12 घंटे की ही कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन मुझे उसको 16-18 घंटे काम कराना है। तो इसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सबको ना, मतलब ट्रेंडर हो गया, मैन पावर है, उस प्रोडक्शन लाइन को सेट करना है ताकि वो 16 घंटे तक चले। तो एक इमीडिएट एक्शन या फिर इमीडिएट कॉल टू एक्शन के लिए भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और जिस कंपनी के पास ज्यादा अच्छा कैश है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब बिग प्रोजेक्ट्स। हम कहते हैं ना कि किसी कंपनी का बिग प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, या क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज कभी कभी हो सकता है उस कंपनी के पास पैसा ही ना हो कि बस बिड कैसे करे। बिकॉज ये तो यहाँ पे एक चीज आई है कि पॉइंट, कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास तो आज तक पैसा ही नहीं रहता, वो तो डेप में ही चलती है। हाँ कि ना, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, कि वो तो बिडिंग पे लगाती है, तो उसके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट तो कम होगा, या ज्यादा होना चाहिए, क्या लग रहा है?
कम ही रहता क्वेश्चन। हाँ मतलब कम रहता यही तो है। हाँ तो एक चीज यहाँ पे मतलब मैं बस लास्ट ही पॉइंट था ये, तो इसको क्लियर आउट कर सकते हैं अपन बहुत आसानी से कि जिन कंपनीज का बिजनेस हैवीली रिलाई करता है ना अपनी कैश इक्विवेलेंट पे, वो कंपनीज के लिए कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को चाहिए होता है बिकॉज उनको लेबर को पे करना है, मशीनरी लानी है, मैन पावर है, उन सबको डालना, उनको नहीं पता कहाँ से क्या सिचुएशन अराइज हो जाए। दूसरी टाइप की जो चीजें होती है, और एक ब्रॉडर एस्पेक्ट बता रहा हूँ, टीसीएस को कंपेयर मत करना, जितनी भी टेक कंपनीज होती है ना उनको भी थोड़ा थोड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए रहता है। सिस्टम सेटअप करनी है, नई चीजें खरीदनी है, नई सॉफ्टवेयर खरीदनी है, नई ब्रांच आउट करनी है, ब्रांच सोर्सेज करनी है, बिकॉज टेक कंपनी के लिए तो मेन होता है वर्क स्पेस अच्छा रखना और क्लाइंट्स को कैसे पिच करना है, तो उस पर मार्केटिंग और उन सब पे भी पैसा लगाना, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको एग्जीक्यूशन कराना। तो बेसिकली किसी प्रोजेक्ट को ग्रैब करना है, अपने शॉर्ट टर्म चीजों या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स को अगर कंप्लीट करना है कंपनी को, जैसे बोनस बांट लिया एम्प्लॉयज के बीच तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बहुत सारे यूज होते हैं। तो एक हेल्थी कैश फ्लो ऐसा तो कुछ होता नहीं कि फिक्स के 5 से 10 हजार करोड़ होना चाहिए तो अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि लास्ट 5-10 साल में उनका क्या रहा है और अभी क्या है, तो उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके पीयर में क्या है, मतलब पीयर टू पीयर कंपेरिजन जब करें तब। तो अभी मतलब मैं सेशन एंड ही कर रहा हूँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो बैलेंस शीट की टर्म्स है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं एनालिसिस पे नहीं गया हूँ, बट ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई बैलेंस शीट की टर्म में कोई एक्सप्लेनेशन हो, मतलब डाउट हो तो पूछिए। या फिर कुछ ऐसा रह गया हो, छूट गया हो मुझसे तो भी बता दीजिए। ओ नहीं। हेलो। नहीं भाई, समझ आया सब। कोई और है कमेटी के पास अलावा? हाँ राघव बोलो। भाई सब समझ में आया। अच्छा, मैं सोचा कुछ नहीं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में विल प्रोबेबली गो विथ एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, जहाँ पे हम चीजें समझेंगे। अभी सबको टर्म समझ आ गई तो बैलेंस बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नहीं है भाई, वो हाँ, मैजिस्को का थोड़ा सा क्लियर करना था जो स्टार्टिंग में हुई थी ना, मैंने थोड़ा सा सर्च करके और ये लिखा। मैजिस्को की जो कंपनी थी ना, उसका किसी ने स्टेक ले लिया था, स्टेक ओवर कर लिया या था। चैट और बॉक्स वो, पे लिख दिया। हाँ, मुझे मतलब कंपनी का नाम नहीं पता, कंपनी ने उसको स्टेक आउट किया था। तो जब कंपनी के पास जितना भी एसेट था और जहाँ पे दो घर, मतलब उनके पास दो वर्क स्पेस थी पूरी अच्छी खासी, 3,000, मुझे उसका एक्चुअल प्राइस नहीं पता, उसको उन्होंने बेचा। तो सिर्फ ना सिर्फ एक बार, उन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया। मतलब 1 लाख, मतलब 1,1063, मुझे एक्चुअल फिगर याद नहीं, वो भी एक बार दिया था। और ये भी चीज कही थी कि जब हमारी दो वर्क स्पेस बेची जाएगी तो उसमें से जो पैसा आएगा वो भी बांटा जाएगा शेयर होल्डर, बिकॉज वो कंपनी डीलिस्ट होने वाली। बट तब भी अभी वो चल रहा है, मुझे नहीं पता वो कब तक होगी, बट हाँ वो ऐसा है। ठीक है, तो अक्षर आप क्या मतलब, तू बोल रहा था ना कि एजीएम डिस्कस करना है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, मेरा मतलब फ्रॉम माय एंड इट्स क्लोज, अगर कोई किसी को क्वेश्चन ना हो तो। किसी को लाइक ये क्वेश्चन या फिर और कोई स्टॉक के एनालिसिस के बारे में कोई डाउट हो तो वो पहले वो लाइक हमें बता सकता है या फिर कुछ पूछ सकता है। किसी भी शेयर के एनालिसिस किया हो या फिर कुछ डाउट आया हो तो। हाँ, अगर टेक्निकल का है तो शाश्वत है, वो भी मदद कर सकता है, बाकी लोग भी। एंड प्लीज यार, अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे या फिर हमें ग्रुप पे पर्सनल पे कहीं पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लाइक इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए स्टार्टिंग में, बिकॉज यहाँ से बेस बन रहा है। सो नाउ अब हम लोग थोड़ा एजीएम पे चलते हैं। रिलायंस की किस किसने थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनी या फिर एजीएम देखी, तो कोई ब्रीफ पॉइंट्स बताएगा कि क्या हुआ आज एजीएम में। एंड एजीएम के बाद भी अगर इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी स्टॉक इतना क्यों गिरा, लाइक लगभग 3% के आसपास गिरा स्टॉक।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। लाइक मुकेश अंबानी जी ने 3-4 बातें बोली। फर्स्ट की 2G मुक्त एंड 4G युक्त भारत, 5G युक्त भारत की पूरा लाइक 5G लाना है। सेकंड चीज ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे। एक मिनट, लाइक ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, यानी कि बेसिक अकॉर्डिंग टू मी अडानी के कॉम्पिटिटर्स हो, अब अडानी का वो कंपटीशन आ गया। थर्ड पॉइंट, गूगल और जियो मिलके जियो फोन लॉन्च करेंगे। सो ये बेसिक बेसिक थे। इसके अलावा कोई किसको कुछ याद आ रहा है और भी कुछ बोला हो तो मेन पॉइंट्स? कार्बन नाउ एमिशन पे उन्होंने बात की कि 2035 तक O2 जीरो सेक्टर, कार्बन एमिशन। हाँ ग्रीन में दे आर गोइंग इनटू ग्रीन सेक्टर। जैसे उन्होंने जियो में 1 लाख करोड़ लगाया था शायद से, कार्बन सेक्टर पे 75,000, उनका है 75 या 70 हजार 75,000, करोड़। 75,000 करोड़। सो वही बेसिकली अडानी का कंपटीशन खड़ा करने का वो आ गया, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यही लग रहा है। सो अब उसके बाद भी स्टॉक इतना क्यों गिरा? सो बेसिकली लोगों को कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस थी। फर्स्ट की डीमर्ज हो सकते हैं इसके बिजनेस, जो रिलायंस के मेजर बिजनेस है, जियो रिटेल एंड ऑयल वाला जो बिजनेस है, रिलायंस का मेजर बिजनेस है, ये डीमर्ज हो सकते हैं। देन अब रिलायंस के पास पहले ही लाइक रिलायंस ने जियो और रिटेल में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, एंड वहां से अभी इतना पैसा आना चालू नहीं हुआ। अब और रिलायंस किसी में और में इन्वेस्ट करती है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना मार्केट में किसी भी कंपनी के साथ, तो मार्केट एक बार के लिए उसको नेगेटिवली ही रिएक्ट करता है, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। माना रिलायंस के पास एक बहुत अच्छी कैश काउ है, जो ऑयल वाला बिजनेस है, वो बहुत अच्छा कैश जनरेट, कैश फ्लो उससे बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ से अब आगे क्या होगा ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो एक बार के लिए इस पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। देन जियो फोन वापस वही है, उन्होंने बोला कि 2G मुक्त 5G युक्त भारत, बस जियो फोन में यही है कि 4G, जियो फोन वो लोग 4G ही दे रहे हैं, 5G एक्सेस नहीं है जियो फोन में, 5G इनेबल नहीं है। ये एक और वो चीज़ हो गई। एंड जियो फोन की प्राइसेस क्या होगी, ये सब क्या होगी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एंड एक और बात जो मैंने बहुत सारे एनएल से बात की, उनको लगता है कि रिलायंस की जो प्राइस है ना, सबको ऐसा लग रहा था कि रिलायंस बोनस इशू कर सकती है, बिकॉज रिलायंस की जो प्राइस है, ये एक वो रहा है कि रिलायंस 800 से 1000 के बीच में प्राइस रखती है, ताकि बहुत छोटे इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो एक वो, तो इस रीजंस की वजह से वो ऐसा है कि हाँ मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू मी लाइक फंडामेंटल चेंज नहीं हुए। एंड और भी कोई कुछ इनपुट देना चाहता है या बोलना चाहता है तो वो प्लीज। भाई मैं बोनस वाला पॉइंट तुम्हारा डिनाई करूंगा, आई डोंट अग्री विद दैट पॉइंट। भाई ये पॉइंट न्यूज में इतना नहीं आया, बाकी पॉइंट्स बहुत न्यूज में आया मुझे हाँ जो है, बट हाँ मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी थी, बट बोनस पॉइंट की बात नहीं हुई थी। बात ये थी कि शायद रिलायंस अपने आप को 3 हिस्सों में स्प्लिट करे, जिसमें वो बट O2 का सेक्टर अलग करे, ऑयल एंड रिफाइनरी का अलग करे और जियो का अलग करे। तो बोनस और उस चीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। यार जो एनालिस्ट है ना, लाइक मैंने एक्चुअली ये मुझे भी नहीं लगा था, मेरे भी किसी रिसर्च में नहीं ये चीज़ नहीं हुई थी, बट मैंने एक दो ऐसे लोगों से बात की जो बहुत वो है, उन्होंने बोला था कि यार रिलायंस की शेयर प्राइस, एंड बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि रिलायंस की जो शेयर प्राइस है वो 800 से 1000 के बीच में ये हिस्ट्री रही है कि रहती है, बट अभी इतनी है तो प्रोबेबली वो डिक्लेयर कर दे बोनस, ये बात थी। सो लाइक ये एक पॉइंट हो सकता है, मैंने ये सब पॉइंट्स बताए कि ऐसा क्यों हुआ है कि मार्केट की जो एक्सपेक्ट, एंड देन एक और पॉजिटिव पॉइंट की सऊदी अरामको का जो चेयरमैन है वो आ रहा है, लाइक वो रिलायंस के बोर्ड में आ गए, एंड वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। सो लाइक अगर किसको कुछ डाउट या नहीं हो तो रैप अप करते हैं सेशन को, वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। प्लीज़ अपने कैमरा ऑन कर सकते हो सब स्क्रीनशॉट के लिए, तो प्लीज़ कैमरा ऑन करो।
एक बार प्लीज कैमरा ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट लेने में नहीं आया, सॉरी। हो गया। या डन 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 डन। ओके, यस, थैंक यू, बहुत सही रहा आज का सेशन। वेलकम। वेलकम। ओके, सो नेक्स्ट सेशन कल है, एंड कल कुछ क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार बता दें, ताकि लोग ताकि सब कल पढ़ के मतलब थोड़ा। कल कल मैं ये कहूंगा सबसे पहले कि लोग है ना, मतलब जो लोग आएंगे कल एक दो स्टॉक्स का देख के आए, बैलेंस शीट सिर्फ एक बार ओवरव्यू करें, कुछ टर्म्स है वो देख ले, हम कल एनालिसिस तो करेंगे ही, और थोड़े बहुत मतलब जो एसेट्स टू लायबिलिटीज, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जो होती है, उसके एक दो थोड़े रेशियोज अपन निकालेंगे साथ साथ कैलकुलेट करके, तो वहां से एंड भी एक अच्छा आइडिया मिलेगा। या जीरोधा, क्या ऐप का क्या नाम है, जीरोधा वर्सिटी, ऐसा कोई ऐप का नाम है ना, हाँ, मुझे वार्सिटी। एग्जैक्ट या सो वहां से आप लोग पढ़ सकते हो, हम लोग लिंक, वो उसका लिंक ग्रुप में डाल देंगे। एक्चुअली मुझे एक बात ऐड करनी थी वो वैरसिटी वाली बात में। वो ये कि वैरसिटी के ऐप से बेहतर है वैरसिटी का वेबसाइट देखोगे तो, क्योंकि मैंने पहले ऐप से ही चेक किया था, उसमें वो सब सारे कोर्स भी कर लिए, पर अगर आप उसके वेबसाइट से देखोगे ना, मतलब zerodha.com/varsity ऐसे कुछ लिंक है उसका, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्ड में है हर एक बात। यहाँ पे सिर्फ ऐप में बस ब्रीफ में है सर बातें, इसलिए वो एक बात बोलनी थी। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट